हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेरिट्स में आपका स्वागत है। एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे द 20th चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड, दैट इज़ द लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। सो ये जो चैप्टर है हम दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे, दैट इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा रही हूँ और ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन तक एंड हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल स्विच टू द पार्ट 2, और वो जो पार्ट 2 है उसमें स्केलेटल सिस्टम जो है पूरा वो कवर कर लेंगे। ठीक है, so get ready to learn more and more new things, get ready to gain more knowledge. So of course the knowledge is the key of a success. Let's begin with it. Locomotion and movements चैप्टर का नाम ही है। ऑफ कोर्स लोकोमोशन आ गया, इसमें मूवमेंट्स आ गया, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि इसमें हमें हमारे बॉडी में जो जितने भी बोन्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। एंड हम मूवमेंट कैसे करते हैं, हमारे मसल्स का उनमें क्या रोल होता है, टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ना है। ओके, लेट बिगिन विद इट। हमें अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। ओके, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग। ऑफ कोर्स मूवमेंट जो है अब कोई चीज़ मूव कर रही है मतलब, तो हमें समझ में आता है कि वो मूवेबल है और वो लिविंग थिंग है। सो हम समझ जाते हैं दैट इज अ लिविंग थिंग। बट अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर पाती है तो हम समझ जाते हैं कि वो नॉन लिविंग है। सो एक सिंपल डेफिनेशन है कि अगर किसी चीज़ में जान है और वो मूव कर रही है तो वो लिविंग थिंग है, और किसी में नहीं है तो वो नॉन लिविंग थिंग है। एंड आफ्टर दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट्स अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। ऑफ कोर्स एनिमल्स और प्लांट्स जो है ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट में करते हैं। प्लांट्स हवा आती है तो मूव करते हैं, लेकिन वो भी एक लिविंग बीइंग है बिकॉज वो CO2 जो है वो इनहेल करते हैं और O2 एक्सहेल करते हैं जो हम इनहेल करते हैं। ठीक है, एंड एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स। अब यहाँ पर स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स जो बोला गया, पहले मैं इस पूरी लाइन को पढ़ लेती हूँ। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक द अमीबा इज द सिंपल फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स को साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्म भी बोला गया है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोला गया है। द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्म्स विद इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो इसमें क्या है, द मोशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ लिक्विड लाइक और फ्लूइड लाइक अ सब्सटेंस लाइक अ प्रोटीन, ऑर्गेनल्स एंड न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल। सो जितने भी फ्लूइड टाइप के मूवमेंट्स है ये इसमें होते हैं। किसमें? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विद इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मूवमेंट ऑफ अ सीलिया, फ्लैजेला एंड टेंटाकल्स। अब यहाँ पर सीलिया क्या होता है? सीलिया जो है ना, ये ऐसी एक बॉडी होती है एंड उसमें बहुत सारे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सीलिया। और अगर उसमें पीछे ऐसे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर लग जाए तो उसे फ्लैजेला कहेंगे। अब सीलिया जो है ये मूवेबल है बिकॉज इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो फ्लैजेला है वो उसकी स्पीड को बढ़ाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि स्पर्म का है, और स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। हेड होता है, देन मिडल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड ये एक फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्पर्म है ना, ये किस तरीके से मूव करता है, वो अपनी स्पीड के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर किसी माइक्रोस्कोप के नीचे आप थोड़ा सा स्पर्म का ड्रॉप भी लेके देखोगे वहाँ पे सीमेन का, तो उसमें आपको मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दिखेंगे और वो इसी तरीके से रेस कर रहे होंगे। तो फ्लैजेला जो है वो मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंटैकल्स, अभी बात करेंगे हम टेंटैकल्स की। टेंटैकल्स क्या होते हैं? बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हाथ नहीं होते और पैर नहीं होते, तो वो अपने टेंटैकल्स यूज करते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। ये कोई स्ट्रक्चर है हाइड्रा का, तो उसमें ऐसे टेंटैकल्स होते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और अगर उसका प्रे यहाँ है तो वो उसे ऐसे कैप्चर करेगा, वो उस पर डिपेंड है। तो वो टेंटैकल्स जो होते हैं वो कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए काम आते हैं, हमारे नीड्स के लिए काम आते हैं, उनके नीड्स के लिए काम आते हैं जो वो खाना यूज़ करेंगे खाने के लिए। ठीक है, देन आफ्टर दैट आर शोन बाय द मेनी ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स। ह्यूमन बींग्स जो है अपने लिम्स को मूव करते हैं, हाथों को मूव करते हैं, जॉस को मूव करते हैं, आईलीड्स को मूव करते हैं एंड टंग को मूव करते हैं। ठीक है, इट्स एक्स्ट्रा।
सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ द प्लेस और द लोकेशन। प्लेस से और लोकेशंस भी चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन भी चेंज हो गई और प्लेस भी चेंज हो गई। सच द वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज द लोकोमोशन। ऐसे वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट, ऑफकोर्स अब वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट बोला गया है तो न्यूरल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है और ब्रेन उस मूवमेंट को करवाएगा, मतलब वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल द सम फॉर्म्स ऑफ द लोकोमोटरी मूवमेंट्स। आर ऑल द सम फॉर्म्स ऑफ द लोकोमोटरी मूवमेंट्स। ये कुछ फॉर्म्स है लोकोमोटरी मूवमेंट्स के। लोकोमोटरी मूवमेंट्स का मतलब ही है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज ए लोकोमोटरी मूवमेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग द अदर टाइप ऑफ द मूवमेंट्स। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पैरामोशियम, अब हम पैरामोशियम की बात करें तो उसमें सीलिया जो है ना, सीलिया इन द मूवमेंट, सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट फूड थ्रू द साइटोफेरेंक्स एंड इन द लोकोमोशंस एज वेल। सो पैरामोशियम की बात कर रहे हैं तो पैरामोशियम जो है ये इसमें सीलिया होता है, जो कि सीलिया जो है वो साइटोफेरेंक्स को हेल्प करता है फूड के मूवमेंट के लिए, किसमें, पैरामोशियम में। नाउ अभी हम बात करेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा कैन यूज द टेंटाकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर द लोकोमोशन। अब इसमें जो हाइड्रा की बात करेंगे वो हाइड्रा में टेंटाकल्स, मैंने बता दिया एक एग्जांपल, तो वो अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए अपने टेंटाकल्स का यूज करेगा, तो वो भी लोकोमोशन कर रहा है। आफ्टर दैट वी यूज द लिम्स फॉर चेंजेस इन द बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशंस एज वेल। हम अपने लिम्स को, हाथों को, पैरों को यूज करते हैं किस चीज के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। And the above observations suggest the movements and the locomotions cannot be studied separately. So ये जितने भी observations है ये हमें क्या बताते हैं कि हमारे movements और locomotions जो हम करते हैं वो separate नहीं है, उन दोनों को एक साथ ही study करना पड़ेगा। So the two may be linked by the stating that all the locomotions are movements but all the movements are not locomotions। ये जो दो चीजें है ना, लाइक लोकोमोशन और मूवमेंट्स, ये स्टेट करती है कि सारे लोकोमोशंस जो है वो मूवमेंट्स होते हैं बट बाकी सारे जितने भी मूवमेंट्स है वो लोकोमोशन नहीं होते हैं। ठीक है। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्स बाय द एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स एंड द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन एंड हाउएवर द लोकोमोशन इज जनरली फॉर्म्स अ सर्च ऑफ अ फूड। ऑफकोर्स हम लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा, माइग्रेट करते जो पीपल्स, तो वो माइग्रेशन क्या होता है कि वो अपनी नीड्स के लिए माइग्रेट करते हैं, वो सरवाइव करने के लिए माइग्रेट करते हैं। कुछ बर्ड्स सीजनली माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए एंड सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और टू एस्केप्स फ्रॉम द एनिमीज प्रेडिएटर्स। सो कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, कुछ कुछ एनिमल्स कैसे माइग्रेट करते हैं, अपने जो एनिमीज है उनसे बचने के लिए माइग्रेट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए माइग्रेट करते हैं, कुछ शेल्टर के लिए माइग्रेट करते हैं। सो ये जो है ये मूवमेंट होता ही रहता है, तो इसे लोकोमोशन भी बोला गया। लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, लोकेशन चेंज करना, प्लेस टू प्लेस, ये भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब यहाँ पर कितने टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में क्या पढ़ना है, सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट्स द 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, नेमली अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। अब यहाँ पर हमें 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स पढ़ने हैं, सिलियरी, मस्कुलर एंड अमीबॉइड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहाँ से। देखो, सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन अवर बॉडी लाइक द माइक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन द ब्लड एग्जिबिट्स द अमीबॉइड मूवमेंट। अब इसमें ये जो माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स बोला गया है, ये जो है ना, ये स्कैवेंजर सेल्स है, इम्यून स्कैवेंजर सेल्स, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी एंटीजन पैथोजेंस बाहर से आते हैं, ये एंटीबॉडीज के प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एनिमीज से, जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह हमें, हमारी बॉडी को हार्म करेगा, उससे हमें बचाएंगे। इट इज इफेक्टेड बाय द स्यूडोफोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म्स। ओके, स्ट्रीमिंग ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म्स मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी जिसे बोलते हैं। फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट मतलब फ्लूइड जो है उससे ही मूवमेंट होगा। न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनल्स विद इन द सेल ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। Then after that, cytoskeletal elements like the microfilaments are also involved in the amoeboid movements. अब इसमें साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो है माइक्रोफिलामेंट्स जैसे, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट में हिस्सा लेंगे। ठीक है, अभी बात करेंगे हम सीलियरी मूवमेंट की।
Ciliary movement occurs in the most of our internal tubular organs which are lined by the ciliated epithelium. Ciliary movement occurs in the most of our internal tubular organs. हमारे जो internal tubular organs है, most of the ciliary movement ना उसी में involve होते हैं, which is lined by the ciliated epithelium. which is lined by the ciliated, मतलब उसको ciliated epithelium बोला जाता है. And the coordinated movements of the cilia in the trachea helps in the removing the dust particles and the some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. अब हमारे ना ट्रेकिया में भी सिलेटेड मसल्स होते हैं या फिर सिलेटेड सेल्स आप बोल सकते हो, जो कि हेयरी फॉर्म के होते हैं, जिनमें भी स्ट्रक्चर्स होते हैं. सिलेटेड बोला है तो उसमें छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो नॉर्मली हेयर ही नहीं होंगे हमारे ट्रेकिया में, बट वो क्या होता है कि मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं वैसे सेल्स. हमारे फूड हम जो खाएंगे वो ट्रेकिया से पास होगा, तो ऑफकोर्स अब वो मूवमेंट होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर सिलेटेड सेल्स है. लाइक हमारे नोज में अगर हम कोई चीज़ इनहेल करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डस्ट में खड़े हो और आप इनहेल कर रहे हो उस डस्ट को, तो वो सबसे पहले आपके नोज में जितने भी सिलेटेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है उसमें जाके फंसेंगे और फिर देन आप प्योर एयर इनहेल करोगे. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. Passage of ova through the passage of ova, the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. अब इसमें क्या बात कर रहा है, पैसेज ऑफ ओवा. ओवा मतलब ओवम. अब इसमें क्या होता है कि हमने बात कर ली थी स्पर्म की. स्पर्म जो है ये फ्लैजिलेटेड होता है, ऑफकोर्स वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है. लेकिन ओवम जो है, अब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 14th डे पे वो जो एग रिलीज होता है, अब उसे फैलोपियन ट्यूब तक जाना है. वो कैसे जाएगा ताकि उसका फर्टिलाइजेशन हो सके. स्पर्म यहाँ से आएगा और वो वहां से जाएगा फैलोपियन ट्यूब में से. तो वहां पर ना कुछ सिलेटेड मसल्स होते हैं जो कि वो जो ओवम होता है ना उसे पास करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज ओवम के पास खुद का फ्लैजिला नहीं है एंड वो नॉर्मल कंडीशन में है, वो सिलेटेड भी नहीं है. तो वो जो जितनी भी वजाइनल मसल्स है वो सारे मसल्स सिलेटेड होंगे. Then movement of our limbs, jaws, then tongues requires a muscular movement. Muscular movement ये भी require करते हैं. The contractile property of a muscles are effectively used for the locomotion. Contractile property जो है muscles में ये भी locomotions use करते हैं. And the movement, other movements by the human beings are majority of the multicellular organisms. और बाकी सारे मूवमेंट्स जो होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो भी मूवमेंट्स ही है, नॉर्मल बोल सकते हो, कुछ भी इसका मतलब नहीं निकलता. देन आफ्टर दैट लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम. लोकोमोशन की बात हम कर रहे हैं तो उसमें इन्होंने बोला है कि परफेक्ट एक्टिविटी होनी चाहिए. किसकी? न्यूरल सिस्टम की. न्यूरल सिस्टम की परफेक्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, स्केलेटल सिस्टम की परफेक्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, और हमारे मसल्स जो है उनकी भी परफेक्ट एक्टिविटी होनी चाहिए. उनका कॉन्ट्रैक्शन, उनका रिलैक्सेशन जब तक नहीं होगा ठीक से तब तक हम मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. In this chapter, you will learn about the types of a muscle, their structures, mechanisms of their contractions and important aspects of the skeletal system. अभी हमें इस चैप्टर में मसल के बारे में पढ़ना है, मसल के टाइप्स के बारे में पढ़ना है एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. मसल्स के बारे में पढ़ते हैं अभी. What are the muscles? You have studied in its chapter. हम अभी पढ़ने के आगे पढ़ेंगे. That the cilia and flagella are the outgrowths of the cell membrane, of course, and the flagellar movement helps in the swimming of the spermatozoa, maintenance of the water currents in the canal systems of the sponges, and the locomotions of the protozoans like Euglena. अब मैंने इसके पहले एक एग्जाम्पल आपको बता दिया था कि ये जो लाइन यहाँ पर आपको बताई गई है फ्लैजेलर मूवमेंट वाली, इसमें स्पर्मेटोजोआ का इंट्रोडक्शन बताया है. स्पर्मेटोजोआ में भी फ्लैजिला है बिकॉज वो विदाउट फ्लैजिला मूव नहीं कर सकता. तो ये एग्जाम्पल है. एंड आफ्टर दैट इसमें स्पॉन्जीज का एग्जाम्पल है, प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लीना. तो यूग्लीना जो है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है, दैट इज अ फिजन से होता है वो. एंड उसके बाद बहुत सारे स्पोर्स फॉर्मेशंस होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है. सो ऐसे कुछ टाइप से बन जाते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिना में. मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द मेसोडर्मल ओरिजिन. अब इसमें एक लाइन छूट गई हमारी, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जीज.
ये जो है किसकी बात हम कर रहे हैं, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट की। तो ये आपको ना स्टार्टिंग के चैप्टर्स में है एनिमल किंगडम में, उसमें सबसे फर्स्ट किंगडम पॉरीफेरा है। तो पॉरीफेरा में जो है स्पॉन्जिन्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो उसमें कैनाल सिस्टम है, तो उसमें भी फ्लैजिलरी मूवमेंट यूज किया, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट जो है वो यूज है, ठीक है। आफ्टर दैट मसल इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ अ मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। एंड अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। ऑफकोर्स हम अगर हमारे बॉडी में सबसे बड़ा काम बोन्स का है, बिकॉज वो हमारे बॉडी को एक बेस और स्ट्रक्चर देते हैं, विदाउट उसके हम शेप में नहीं आते। तो ये एक बात हो गई। अगर हमारे बॉडी में बोन्स भी नहीं रहे और मसल्स भी नहीं रहे तो हम अमीबा की तरह लग जाएंगे, मतलब लाइक जेल की तरह तैरना स्टार्ट नहीं कर देंगे क्या। सो ये एक बात है कि मसल का और स्केलेटल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर बताया गया है कि हमारे बॉडी में 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट जो है हमारा मसल से होता है। एंड दे हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक द एक्सिटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. Muscles have been classified using the different criteria, namely the location, appearance and nature of a regulation of their activities. So muscles के बारे में अभी और आगे पढ़ना है। यहाँ पर 3 टाइप के मसल्स का एग्जाम्पल आपको दिया है, दैट इज स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। अब इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल क्या बोलता है, are closely associated with the skeletal components of the body and they have a striated appearance. Striated appearance मतलब खुला हुआ appearance and under the microscope and hence are called as the striated muscles. इसलिए उसे striated muscle कहा जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, इसलिए वो वॉल्यूमेंट्री कहा जाता है। उनको वॉल्यूमेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। स्केलेटल मसल को क्या क्या कहा जाता है, इसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहा जाता है, इसको वॉल्यूमेंट्री मसल भी कहा जाता है, ठीक है। एंड दे आर प्रीमैरिली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर्स। सो वो हमारे बॉडी पोस्चर्स में जितने भी लोकोमोटरी एक्शंस होते हैं उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अभी हमने इनके बारे में पढ़ लिया, इनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी आफ्टर दैट हम विसरल मसल के बारे में पढ़ेंगे। विसरल मसल का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। लाइक देखो कैसे है, विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स। इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स मतलब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं अंदर से जो हॉलो है। लाइक उसके एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये 2 ही एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे। एलिमेंट्री कैनल बाहर से आपका एक्सक्रीटा बाहर निकलता है एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक से आपके जेनाइटल मतलब गैमेट्स बाहर निकलते हैं जेनाइटल ट्रैक से, ठीक है। तो ये भी हॉलो होते हैं अंदर से एंड दे डू नॉट exhibits any striation and are hence is called as the smooth muscles. इनमें striated नहीं, कोई भी appearance striated नहीं है, खुले हुए नहीं है और इसीलिए इन्हें स्मूथ अपीरियंस में देखा गया है, तो इसे स्मूथ मसल्स कहते हैं। एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज द स्मूथ मसल्स बट दे आर नॉन स्ट्रिएटेड, वो स्ट्रिएटेड नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल ऑफ द न्यूरल सिस्टम एंड हेंस आर देयरफॉर कॉल्ड एज द इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स। सो इनके जितने भी ये हैं क्या न्यूरल सिस्टम में नहीं है, ये न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में ही नहीं है ये मसल्स, so इसीलिए इनको इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स कहा गया है यहाँ पे। सो दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक। अब यहाँ पर ये जो है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ फूड, एलिमेंट्री कैनल के बारे में बात कर रहा है ये जो है ये डाइजेस्टिव, हमारा फूड जब डाइजेस्ट होगा तो एलिमेंट्री कैनल से बाहर निकलेगा एंड ऑफ कोर्स जो हमारे गैमेट्स है वो हमारे जेनाइटल ट्रैक से बाहर निकलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्डियक मसल के बारे में। किसके बारे में, कार्डियक मसल। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्डियक मसल बोला गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें हार्ट के मसल्स के बारे में पढ़ना है। तो हार्ट के मसल्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, name suggested the cardiac muscles are the muscles of the heart of course and many cardiac muscle cells assembles in the branching patterns to forms the cardiac muscle। बहुत सारे कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न में फॉर्म होते हैं कार्डियक मसल को फॉर्म करने के लिए। एंड बेस्ड ऑन द अपीरियंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड, वो स्ट्रिएटेड होते हैं, खुले हुए होते हैं एंड दे आर इनवॉल्यूमेंट्री इन नेचर as the nervous system does not control their activities directly।
नर्वस सिस्टम जो है वो उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए वो इनवॉल्यूमेंटरी है। मतलब देखो, इससे पहले भी बताया था कि हार्ट और ब्रेन इन दोनों का ना फंक्शनिंग अलग अलग है एक दूसरे से, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते। मतलब समझ लो कि एक दूसरे के एनिमीज है और दुश्मन है। तो कभी भी ब्रेन ना हार्ट की मसल्स को या फिर हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। आफ्टर दैट अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे, लेट अस एग्जामिन skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of a contraction। अभी हम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर each organized skeletal muscles in our body is made up of numbers of muscle bundles। अब यहाँ पर एक मैं आपको लिख के बताती हूँ, क्या लिख के बताना है मुझे। यहाँ पर देखो, मसल है, मसल, फिर ये किससे बनी होती है, मसल बंडल से, मसल बंडल, जिसे फैसिकल्स भी बोलते हैं। एंड उसके नीचे फिर मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स। एंड आफ्टर दैट सार्कोमर्स, सार्कोमर्स के नीचे फिर मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये अगर आपने याद कर लिया ना, मतलब आपको आ गया सब। देखो, सबसे मेन क्या बताया इसमें, मसल, मसल, देन आफ्टर दैट मसल बंडल, फैसिकल्स। ओके, तो अगर आप इस चीज को याद कर लोगे ना, जो मैंने बताया है, मसल से मसल, मसल किससे बनता है, मसल बंडल से, फैसिकल्स जिसे बोलते हैं। देन आफ्टर दैट मसल फाइबर्स आते हैं, फिर सार्कोमर्स एंड देन मायोफिलामेंट्स। तो ये जो चीज मैंने आपको अभी लिख के बताई ना, ये यहाँ पर आपको डायरेक्टली डायग्राम के थ्रू दी है। देखो, इमेजिन करो कि ये आपकी मसल है, देन उसके बाद मसल में क्या है कि ये है बंडल्स, मसल के बड़े बड़े बंडल्स है ये उसके मसल के अंदर। देन आफ्टर दैट उसमें क्या है, मसल फाइबर्स, ये जो छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं ना सर्कल टाइप से, वो मसल फाइबर्स। देखो यहाँ पे मैं एरो दिखा देती हूँ। एंड आफ्टर दैट अगर हम एक एक मसल फाइबर को बाहर निकालें, ऐसे अगर इसको हमने बाहर निकाल दिया ऐसे, तो क्या दिखेगा आपको, उसमें ना छोटे छोटे ऐसे मायोफिलामेंट्स होंगे। एंड मायोफिलामेंट्स जो है ये किसमें होते हैं, सार्कोमर्स में, किसमें, सार्कोमर्स में। एंड आफ्टर दैट वी विल स्विच, मतलब आगे बढ़ेंगे अभी हम, आफ्टर दैट अभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या है इसमें, मसल फाइबर्स इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द सार्कोमर्स। देखो यहाँ पे सार्कोमर्स दिया ही है ऑलमोस्ट, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म्स। मसल फाइबर्स इज सेंसिटियम एंड एज द सार्कोप्लाज्म्स कंटेन्स अ मेनी न्यूक्लियाई। बिकॉज मसल फाइबर्स इज सेंसिटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है वो, एंड सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। सार्कोप्लाज्म बहुत सारे न्यूक्लियाई कंटेन करता है। So the endoplasmic reticulum, that is the sarcoplasmic reticulum of muscle fibers, is the storehouse of the calcium ions। sarcoplasmic reticulum जो है किसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल फाइबर्स में, वो स्टोर हाउस है किसका, कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है वो, ठीक है। आफ्टर दैट अभी हम आगे बढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ मसल फाइबर्स is the presence of the large numbers of the parallelly arranged filaments in the sarcoplasms called as the myofilaments। अब इसमें ना parallelly arranged filaments है किसमें, मसल फाइबर्स में, तो उसे इन्होंने मायोफिलामेंट्स कहा, बोल दिया है, मतलब मायोफिलामेंट्स बोल दिया उसे, मायोफाइब्रिल्स भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। ईच मायोफाइब्रिल्स हैज द अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। इसमें ना ऐसे कुछ डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। देखो ये जेड लाइन है, जेड लाइन है, जेड लाइन है, ऐसे, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा ना, दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस, इसे इन्होंने सार्कोमर कह दिया, सार्कोमर। देख लो, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो द लाइट बैंड कंटेन्स द एक्टिन एंड इज कॉल्ड एज द आई बैंड। लाइट बैंड जो होता है ना, डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, तो लाइट बैंड जो है वो एक्टिन है, लाइट बैंड इज अ एक्टिन, आई बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड। एंड आफ्टर दैट जो डार्क बैंड है उसको ए बैंड कहा गया है, उसे एनिसोट्रोपिक बैंड कहा गया है हो, और वो कंटेन क्या करता है, मायोसिन, मायोसिन को कंटेन करता है वो, किसको, मायोसिन को।
So both the proteins are arranged and the rod like a structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of myofibrils. So वो डार्क एंड लाइट बैंड जो है ये एक दूसरे से ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो आप। और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उनका, देखो यहाँ पर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, पैरेलल है एक दूसरे के ऐसे, एंड लॉन्जिट्यूडनल है ऐसे लंबे, ठीक है। सो एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर, एक्टिन फिलामेंट जो है ये थिनर है, मतलब पतले है, एंड एज कंपेयर टू द मायोसिन। मायोसिन और एक्टिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि अगर आपको थिन फिलामेंट बोल दिया तो आपको समझ जाना है कि बात एक्टिन की हो रही है, और अगर आपको डार्क फिलामेंट बोल दिया तो आपको समझ जाना है कि बात किसकी हो रही है, मायोसिन की, ठीक है। आफ्टर दैट in the center of the eye band is the elastic fibers called as a Z line which bisect it। अब यहाँ पर ना एक्टिन जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ड्राइंग बता रही हूँ आपको मैं, अगर यहाँ पर एक्टिन है तो एक्टिन से ना एक ऐसी लाइन जाएगी जिसे इन्होंने जेड बैंड कह दिया है, जेड लाइन बोल दिया है, जो उसे बाइसेक्ट करेगी। सो एक्टिन को कौन कंटेन करता है, मतलब जेड लाइन, और मायोसिन को ए बैंड, ठीक है, ए लाइन, और द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन। बोल दिया किसकी बात कर रहे थे हम, आई बैंड की, जो कि लाइट बैंड है, जो कि थिन बैंड है, जिसको हम एक्टिन बोलते हैं। एंड द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड। अब इसमें थिक फिलामेंट की भी बात हो रही है, दैट इज मायोसिन, ठीक है। मायोसिन इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय द थिन फाइब्रियस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द एम लाइन। अब हमने यहाँ पर एक्टिन की बात कर ली, अगर यही ऐसे मायोसिन होंगे, ठीक है, मायोसिन होंगे, और मायोसिन को ऐसे मायोसिन की जो लाइन होगी ना वो कौन हेल्ड करेगा, वो एम लाइन हेल्ड करेगा, उन दोनों को बीच से कट करेगा, क्रॉस करेगा, कट नहीं करेगा, तो वो एम लाइन का काम होगा। आफ्टर दैट the A and I band are arranged alternately through the length of the myofibrils। myofibrils की लेंथ से वो अल्टरनेट एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। and the portion of the myofibrils between the two successive Z lines is considered as the functional unit of the contraction is called as the sarcomers। अब यहाँ पर sarcomers जो है, sarcomers ये ना दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। ये जो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, इसे सार्कोमर कहते हैं, ठीक है। अभी इन अ रेस्टिंग स्टेट the edges of the thin filaments on the either sides of the thick filaments partially overlaps the free ends of the thick filaments leading to the central part of the thick filaments। This central part of the thick filaments not overlapping by the thin filaments is called as the H zone। अब ये जो आपको यहाँ पर इतनी बड़ी महाभारत बताई है ना, जो एकदम दिमाग के पल्ले जा रही है, उसको ना इन्होंने सिंपली यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर ये जो है इसको एक्टिन समझ लो, ये एक्टिन है, और ये जो है ये मायोसिन है, ठीक है। एक्टिन मायोसिन, एक्टिन जो है ये वर्टिकली प्रेजेंट किया गया इसको, और मायोसिन को हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर जो इधर जो स्ट्रेट लाइंस जा रही है, इन्हें ये एक्टिन की है, तो ऑफ कोर्स इसे आई बैंड बोला गया है। और ये दो एक्टिन जो है यहाँ पर, इनके थ्रू मतलब इनको ये कट करते हुए जा रही है ऐसे, तो इसे जेड लाइन बोला गया है। और ये जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, दो जेड लाइन के बीच का, इसे सार्कोमर बोला गया है। दो एक्टिन के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे एच जोन कहा गया है, ठीक है। एंड मायोसिन और एक्टिन जो एक दूसरे को क्रॉस ओवर हो रहे हैं, उस पोर्शन को इन्होंने ए बैंड कहा गया है। सो ये इतना ही है बस, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं यहाँ पर। आफ्टर दैट अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर अभी हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ पर
Each actin thin filaments is made up of the F filamentous actin helically bonds to each other. ये ना ऐसे देखो यहाँ पर ऐसे एक दूसरे को, डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया ना आपने, बस सिंपली डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ना उसी की तरह ये एक दूसरे को ऐसे बोन्ड होता है, और ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, इतना समझ लो बस. सो एफ एक्टिन मतलब एक्टिन किससे बनता है? एफ एक्टिन से, फिर पॉलीमर्स, मोनोमर्स, ग्लोबुलर एक्टिन से, टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन्स दैट इज द ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. अब एक्टिन की बात आई तो उसमें आएगा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफ एक्टिन. इससे वो बना रहेगा, ज्वाइंट रहेगा. ये देखो, अब ये जो है ना, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, ये किसके है? ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एफ एक्टिन है, दैट इज द फिलामेंट एक्टिन. ओके, एंड देन दिस ये जो आपको रोप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन. एंड हर एफ एक्टिन पे नहीं, हर ट्रोपोमायोसिन पे ये जो रस्सी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उस पे कुछ 3 के पेयर के बॉल्स अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रोपोनिन. ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्टिन का स्ट्रक्चर. ओके, अब यहाँ पर हम मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो मायोसिन ना 2 इससे बाइंड होता है, उसमें 2 हेड होते हैं, और हेड में एक एक्टिव साइड होती है, दैट इज एक्टिन बाइंडिंग साइड. इसको एक हेड जो है उसको एक को एक्टिन बाइंडिंग साइड बोला गया है और एक को एटीपी बाइंडिंग साइड. ओके, एटीपीएस. ठीक है, एंड दिस इज द क्रॉसिंग आर्म. ये जो है ना ये क्रॉसिंग आर्म है, इसको हेड बोला गया है HMM, दैट इज हेवी मेरोमायोसिन. एंड ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द LMM, लाइट मेरोमायोसिन. हेवी मेरोमायोसिन एंड लाइट मेरोमायोसिन, इन दोनों को बोला गया है. हेड लाइक पार्ट HMM एंड टेल लाइक पार्ट दैट इज LMM. सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा समझने का ट्राई करो. ठीक, आफ्टर दैट a complex protein troponin is distributed at the regular intervals on the tropomyosin. ये तो उसी की बात हो गई. In the resting state, the subunit of the troponin masks the active binding sites of the myosins on the actin filament. ये जो ट्रोपोनिन है ना वो बाइंडिंग साइट को मास्क कर लेता है, किसकी? मायोसिन की, एक्टिन फिलामेंट की. आफ्टर दैट अभी यहाँ से पढ़ेंगे ईच मायोसिन के बारे में. ईच मायोसिन दैट इज अ थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन. ये जो है ना ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन इसको बोला गया है. एंड मैनी मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड एज द मेरोमायोसिन. अगर बहुत सारे मोनोमरिक प्रोटीन है तो उसे फिर मेरोमायोसिन कहेंगे. constitutes one thick filament and each meromyosin has the 2 important parts. मेरोमायोसिन की बात कर रहा है तो उसमें 2 important part है, that is the globular head. This is the globular head and the short arm tail. ये short arm tail है. And the former being called as the heavy meromyosin. ये former है because ये actin की binding site है, इसलिए इसको heavy meromyosin कहा गया है. एंड लेटर द मेरोमायोसिन LMM जो कि टेल लाइक पार्ट है, इसको LMM कहा गया है. द हेवी मेरोमायोसिन कंपोनेंट्स दैट इज द हेड एंड अ शॉर्ट आर्म. हेड एंड शॉर्ट आर्म किस में आ गए? हेवी मेरोमायोसिन में. शॉर्ट आर्म्स प्रोजेक्ट्स टूवर्ड्स एट द रेगुलर डिस्टेंस एंड द एंगल फ्रॉम द ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मेरोमायोसिन. मायोसिन नॉट मेरोमायोसिन फिलामेंट्स एंड इज नोन एज द क्रॉस आर्म. यहाँ पर जो आपको शॉर्ट आर्म दिख रहा है ना हेवी मेरोमायोसिन का, जो कि उसकी एक्टिन बाइंडिंग साइट और टेल को एक दूसरे से ज्वाइन करने वाला, मतलब यहाँ पर हेड है और ये हमारी नेक है, तो ये जो नेक का जो एज रहेगा उसको इन्होंने मतलब बाइंड कर रहा है मेरी बॉडी के साथ, तो उसको इन्होंने यहाँ पर क्या बोला गया है? क्रॉसिंग आर्म. हाँ, क्रॉस आर्म बोला गया इसको यहाँ पर. ठीक है. एंड द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase. इसको एक्टिव ATPase भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एक्टिव ATPase. एक्टिव ATPase
enzyme and has a binding site of ATP and active site for actin. एक्टिव साइट फॉर एक्टिन एंड बाइंडिंग साइट भी बोलेंगे ATPase एंड हेवी मेरोमायोसिन, जो कि जहां पर बाइंडिंग साइट है एक्टिन की और जहां पर टेल है उसे लाइट मेरोमायोसिन. ओके, इतना क्लियर हो गया. अभी हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, जो कि यहाँ का पार्ट 1 का हमारा लास्ट टॉपिक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहां से पढ़ेंगे the mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction is the best example explained by the sliding filament theory, which states that the contraction of the muscle fibers takes place by the sliding of the thin filaments over the thick filaments. अब ना यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है मसल्स का ये है, लेकिन ये ना जो आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये बेस्ट एक्सप्लेन किया है किसमें, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में. पूछ सकते कि किसने, मतलब कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है नॉर्मली इसको. ठीक है, विच स्टेट्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर्स टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स. ऐसे थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स. अब यहाँ पर जो हमारा मायोसिन और एक्टिन है उसको डिटेल में पढ़ना है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं मसल्स का. आगे बढ़ते हुए last topic. Okay, muscle contraction is initiated by the signal sent by the central nervous system, that is the CNS, through the motor neurons. अभी यहाँ पर एक आपको बता रही हूँ, जस्ट वेट अ मिनट. ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स. अब इसकी एक डायग्राम बता रही हूँ आपको. न्यूरॉन्स की डायग्राम किसको नहीं पता, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है. फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसी, एंड दिस 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 दिस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं भैया. फिर यहाँ पर न्यूक्लियस भी बना देते हैं. अब ये जो है ये मसल है हमारी, एंड ये जो है इसके समझो यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स है, और अभी ये ना इस मसल को बाइंड करने वाले हैं. ठीक है, इस डायग्राम को सिर्फ ध्यान में रखो कि हम जो अभी जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन की बात करने वाले हैं ना मसल की, वो सब कुछ इस पे बेस्ड है, इस डायग्राम पे. सो द मोटर न्यूरॉन्स अलोंग्स विद द मसल, motor neuron along with the muscle fibers connects to it constitutes the motor unit. मोटर न्यूरॉन और मोटर फाइबर्स को मिला के एक मोटर यूनिट बनता है. ठीक है, ये जो है ये हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो कि अभी अपने सिग्नल सेंड करने वाले हैं मसल के साथ. एंड मोटर न्यूरॉन्स और मोटर फाइबर्स जो है ये मिला के हमारे मोटर यूनिट बनता है. So the junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fibers is called as the neuromuscular junction or the motor end plate. अब ये जो हमारा मसल यहाँ पर है, अब ये जो मसल के पहले जो आपको ये गैप दिख रही है ना, इस यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन होगा किस चीज का, न्यूरॉन्स जो सिग्नल भेजेगा उसका. तो इसको यहाँ पे इन्होंने ना न्यूरोट्रांसमीटर क्या बोला गया, सॉरी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसको बोला गया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एंड मोटर एंड प्लेट, इसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं. सो अ न्यूरल सिग्नल्स रिच्ड दिस जंक्शन रिलीज्ड अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन. अब ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से अभी सिग्नल सेंड होगा और यहाँ से जो छोटे छोटे ऐसे, ये यहाँ पर इमेजिन करो ये ऐसे सिग्नल जा रहा है मेरी मसल को, तो ये जो है ना ये एसिटिलकोलिन सिक्रेट करेंगे. कौन, एसिटिलकोलिन याद रखो, विच जनरेट्स एंड एक्शन पोटेंशियल्स इन द सार्कोलेमा. एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे सार्कोलेमा में, एंड दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर्स एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म्स. इसका क्या होगा कि ये ना सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल को रिलीज करेंगे, मतलब कैल्शियम आयन को रिलीज करेंगे. और अगर इंक्रीज्ड इन द कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट्स ऑफ ट्रोपोनिन्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयरबाय रिमूव्स द मास्किंग एक्टिन साइट्स. अब यहाँ पर ये सिग्नल तो भेज रहे हैं लेकिन कैल्शियम लेवल भी बढ़ा रहे हैं, किसमें, सार्कोप्लाज्म में.
सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल का अगर बढ़ जाता है, कैल्शियम लेवल जो अगर बढ़ गया ना, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना, क्या एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट थी, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट थी, वो मायोसिन उसकी जगह ले लेगा। मतलब मायोसिन उसको नहीं एक्टिव होने देगा, उसकी मास्किंग साइट को वो रिमूव कर देगा और उसकी जगह वो जाके बैठ जाएगा। ठीक है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब ये जो यहाँ पर एटीपी हाइड्रोलाइसिस है ना, मैं इस डायग्राम से समझाऊंगी। द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज ऑफ एक्टिव साइट्स एंड ऑन द एक्टिन टू फॉर्म्स द क्रॉस ब्रिज। अब यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम्स दिए ना 4, इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। देखो कैसा, ये एक्टिन साइट है, मतलब एक्टिन जो है ये उसकी साइट है एंड ये मायोसिन है। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट। अब मायोसिन जो है ये इसका एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया है, एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया है। सो एटीपी ने क्या किया, एडीपी और फास्फोरस को रिलीज किया यहाँ पर। ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ अभी कनेक्टेड नहीं है। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे से अलग अलग है। अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि वो जो क्रॉसिंग ब्रिज है ना, मतलब मायोसिन का हेड जो है ये रोटेट हो गया, टर्न हो गया और उसने क्रॉस ब्रिज तैयार कर लिया एक्टिन साइड के साथ। क्रॉस ब्रिज तैयार कर लिया एक्टिन साइड के साथ, मायोसिन का हेड उसके साथ कनेक्ट हो गया और उसने क्रॉस ब्रिज मतलब तैयार कर लिया किसके साथ, एक्टिन फिलामेंट के साथ, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, आफ्टर दैट जब उसका हेड रोटेट हो जाएगा ना, हेड रोटेट होगा और स्लाइड हो जाएगा, तो उसमें से एटीपी और फास्फोरस रिलीज हो जाएंगे, तो उसका हेड बेंड हो जाएगा। तो जो एक्टिन फिलामेंट है और ये जो मायोसिन फिलामेंट है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे बेंड हुआ हो। और ऐसी कंडीशन में, लास्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, इसमें ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज कैसे होगा कि ये तो सब हाइड्रोलाइज हो गया, अब यहाँ पर फिर से जो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट है एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोलाइज तो पहले हो गया था एटीपी का, अब इसमें से एडीपी और फास्फोरस भी निकल गया, तो अभी इसमें ना एटीपी बचा, दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वापस एटीपी बच गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। pulls the attached actin filaments towards the center of A band. The Z line attached to these actin are also pulled inwards, thereby causing the shortening of a sarcomer. अब यहाँ पर Z लाइन जो है ये किसको पुल कर लिया, वो तो देखो क्रॉस ब्रिज में यहाँ पर आपको बताया है कि वो जो मायोसिन का फिलामेंट है वो एक्टिन के फिलामेंट के साथ अटैच हो गया था, इसलिए उसने क्रॉस ब्रिज बना दिया। आफ्टर दैट वो रोटेट हो गया तो उनका पोजीशन ही चेंज हो गया, एटीपी और फास्फोरस भी निकल गया। लेकिन इस वाले में ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज में एटीपी बच गया, बाकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट निकल गया। कॉन्ट्रैक्शन, अब इस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा जब ये सारा सब कुछ रहेगा। देखो किसके प्रेजेंस में, यहाँ पर ना हाई लेवल जो है किसका, एक बता देती हूँ, कैल्शियम का हाई लेवल होना चाहिए, कैल्शियम हाई लेवल में होना चाहिए। किस चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल्स के। और एटीपी जो है, एटीपी भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये दो चीजें मेन है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउ स्टेप्स ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड द I band get reduced, whereas the A band retains the length and the myosin releasing the ADP and phosphorus goes back to its relaxed state. इसमें इसने ना ये जो लाइंस है ये इस वाली डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें से ADP और फॉस्फोरस बाहर निकल गया तो वो अपनी रिलैक्स स्टेट में आ गया। The ATP is again hydrolyzed by the myosin. अब वापस ATP हाइड्रोलाइज्ड होगा मायोसिन के साथ और वो जो उसका हेड है वो फिर से मतलब इससे डिटैच हो जाएगा, किसके साथ, एक्टिन फिलामेंट से डिटैच हो जाएगा मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, हेड एंड द साइकिल ऑफ अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक देखो इसमें क्या है, एंड द ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग अ फर्दर स्लाइडिंग. The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternia, resulting in the masking of actin filament.
अब जब तक उसमें लो लेवल नहीं हो जाता ना कैल्शियम का, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। एंड वहां पर कैसा हो गया था, मास्किंग साइड रिमूव कर दी थी मायोसिन ने एक्टिन की, तो उसकी जगह पे जाके बैठ गया था। अब जब वो रिलैक्स स्टेट में कब जाएगा, जब उसकी मास्किंग साइड जो थी फिलामेंट की वो वापस आ जाएगी, तब वो रिलैक्स स्टेट में और अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा। अभी यहां से पढ़ते हैं, द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन अ डिफरेंट मसल्स। Repeated activation of a muscles can leads to the accumulations of a lactic acids and anaerobic breakdown of glycogen in them. अब इसमें जो रिएक्शंस होंगे फाइबर्स के मसल्स में, वो रिपीटेड एक्टिवेशन मसल्स बताया गया है यहाँ पे कि वो चलता रहेगा एरोबिक ब्रेकडाउन किसका, ग्लाइकोजन का, ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी मसल्स में। And after that causing a fatigue. Muscle contains a red colored oxygen storing pigment myoglobin. मसल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, मसल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि उसको रेड कलर में होता है, मतलब पिगमेंट बोला कि तो ऑफकोर्स पिगमेंट की बात करें तो मसल के कलर की ही बात करेंगे, तो उसमें मायोग्लोबिन होता है इसलिए वो रेड कलर का होता है, इनका ये कहना है। एंड मायोग्लोबिन कंटेन्स इज द हाई इन सम ऑफ द मसल्स, कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा हाई लेवल में होता है, विच गिव्स अ रेडिश अपीरियंस, रेड कलर का अपीरियंस देता है फिर वो, ठीक है। सच द मसल्स आर कॉल्ड एज अ रेड फाइबर्स, ऐसे मसल्स को रेड फाइबर्स कहा जाता है। दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन्स अ प्लेंटी ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। सच मसल्स आर कॉल्ड एज द रेड फाइबर्स, ऐसे मसल्स को रेड फाइबर्स कहा जाता है। दिस मसल्स ऑल्सो कंटेन्स द प्लेंटी माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया भी कंटेन करते हैं और यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड, मतलब जो उनमें ऑक्सीजन स्टोर्ड रहती है वो लार्ज अमाउंट में उसको यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एंड दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द एरोबिक मसल्स, ऐसे मसल्स को एरोबिक मसल्स भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स प्रोसेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ अ मायोग्लोबिन, लेस क्वांटिटी में ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स, कुछ मसल्स जो है वो वेरी लेस क्वांटिटी में मायोग्लोबिन उनमें होता है, जो कि रेड अपीरियंस होता है मसल्स का वो, एंड देयरफॉर अपीयर्स अ पेल और वाइटिश। सो कुछ मसल्स जो होते हैं वो पेल और वाइटिश कलर के होते हैं जिनमें मायोग्लोबिन नहीं होता वो, एंड दीज आर द वाइट फाइबर्स, और इनको वाइट फाइबर्स कहा जाता है। नंबर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियाज ऑल्सो फ्यू इन देम, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा मात्रा में नहीं, किसमें, मायोबिन वाले में ज्यादा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, बट इसमें थोड़ा सा फ्यू होगा, बस इतना ही। बट द अमाउंट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई होगा, एंड दे डिपेंड ऑन द एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। व्हाइट और पेल कलर के जितने भी मसल्स होंगे उनमें वो एनारोबिक प्रोसेस का पार्ट होंगे, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया लेस होगा, ठीक है। एंड मायोग्लोबिन की जो बात कर रहे हैं उसका रेड अपीयरेंस होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और वो यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन को जो कि स्टोर्ड थी एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो ये था हमारा पार्ट 1, यहाँ पर हम पार्ट 1 को अभी एंड कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे हम वो पार्ट 2 होगा और उसमें स्केलेटल सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो जो भी मैंने अभी बनाया, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर कोई भी डाउट है या फिर किसी भी चैप्टर पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट मी ना। ओके, बाय बाय।